जब इंसान इस धरती पे नहीं था उसके पहले से ये एस्ट्रॉइड धरती पे गिरते रहे हैं। कुछ तो मानते हैं कि हम भी इन्हीं एस्ट्रॉइड से आए हैं और आज तक न जाने कितनी सारी सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। लेकिन कब तक हम इन एस्ट्रॉइड से डरते रहेंगे? हम टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं तो क्या हम धरती पे आने वाले खतरे यानी कि एस्ट्रॉइड को रोक नहीं सकते? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम यह करेंगे और ऑलरेडी कैसे नासा ने कैसे मिशन को अंजाम दे दिया है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि एस्ट्रॉइड से बचना इतना ज़रूरी क्यों बन जाता है। सबसे पहले अगर किसी बड़े एस्ट्रॉइड की बात करें तो वह पूरी पृथ्वी को तबाह करने जितनी तबाही भी ला सकता है। पूरी पृथ्वी के 7 बिलियन साल के इतिहास में जितनी भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी के ऊपर गिरे हैं उसमें से ज़्यादातर बड़े साइज के थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की कई जगह पर बड़े बड़े क्रिएचर्स भी बन गए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं वह पृथ्वी के सरफेस तक पहुँचने से पहले ही चलकर राख हो जाते हैं और कुछ ही छोटे एस्ट्रॉइड धरती की सरफेस तक पहुंच पाते हैं। वैसे आपको पता ही होगा बड़े एस्ट्रॉइड कितने ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। जैसे माना जाता है कि डायनासोर जो है वह एक एस्ट्रॉइड की वजह से विलुप्त हो गए। इसी के साथ 2019 में आने वाले एपोसिस नाम के एस्ट्रॉइड के बारे में भी आप जानते होंगे, जो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तबाही भी ला सकता है। और इसे रोकने के लिए भी वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यह तो बात हुई बहुत से ज़्यादा बड़े एस्ट्रॉइड की। कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे भी होते हैं जिनका साइज परफेक्ट होता है, जिस वजह से वह इतने भी छोटे नहीं होते कि पहले ही जलकर राख हो जाए और इतने भी बड़े नहीं होते कि कुछ बड़ा डैमेज कर सके। तो अगर ऐसे एस्ट्रॉइड धरती पे आते हैं तो इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वह तो ज़्यादा तबाही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। इन हेजिस नाम की एक महिला थी जो दोपहर के वक्त में सो रही थी और तभी एक एस्ट्रॉइड आकर उनके छत से टकरा गया और वो जहाँ पे सो रही थी एग्जैक्ट वहीं पर आकर गिरा, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत ही बड़ा होल हो गया। हालांकि वह जिंदा बच गई, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ऐसा होना दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ चीज़ों में से एक है, लेकिन यह बात नहीं टाली जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है। और यह एस्ट्रॉइड अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी जगह पर गिरेगा तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। कई लोग एक्चुअल में इस बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद सुनामी, फॉरेस्ट फायर, ये सब चीज़ें तो काफ़ी कॉमन हो जाएगी और इसके आसपास के एरिया पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। प्लांट, ग्राउंड, सब जगह पर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस फैल जाएंगे। और ऐसे सब खतरों के बारे में नासा भी चिंतित है। इसलिए नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी एस्ट्रॉइड को धरती से दूर रखने की कोशिश कर रही है और स्पेस में ही उनको तोड़ने का प्रयास जारी है। जैसे कि डार्ट मिशन, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जो नासा का एक सक्सेसफुल मिशन है। यह मिशन का एक मकसद एस्ट्रॉइड की दिशा और गति को बदलना था। अंतरिक्ष में 25,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नासा का स्पेस क्राफ्ट एक एस्ट्रॉइड से टकराया। नासा इस टेस्ट के जरिए यह देखना चाहता था कि धरती की तरफ आने वाले किसी एस्ट्रॉइड की दिशा को बदला जा सकता है या नहीं। स्पेसक्राफ्ट जिस स्ट्राइक से टकराया था उसका नाम डायनाफोर्स था। यह किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बराबर विशाल है। इस मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि यह अंतरिक्ष में अब तक हुए वैज्ञानिक प्रयोग में से बिल्कुल अलग और अपने आप में पहला ऐसा मिशन है। यह भी कहा जा रहा है कि यह मिशन आने वाले समय में पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इंसानी अंतरिक्ष यान किसी एस्ट्रॉइड से टकराया है। नासा के अनुसार 11 मिलियन किलोमीटर दूर से किसी टारगेट पर सीधा निशाना लगाना कोई आसान काम नहीं है। यह तो आप भी जानते होंगे। लेकिन फिर एस्ट्रॉइड को इसलिए चुना गया क्योंकि यह एस्ट्रॉइड धरती के सबसे नजदीक है। नासा के इस मिशन की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर एलेना एडम्स के अनुसार टक्कर कामयाब रही। मिशन का पहला पार्ट सफल है और डार्ट अपने फिक्स टारगेट से 17 मीटर दूर टकराया, जो कि ये अच्छी बात है। अब वैज्ञानिक पहले 2 महीने एस्ट्रॉइड की स्पीड और मूवमेंट पर नजर रखेंगे। इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी इसके बाद ही सटीक जानकारी मिलेगी कि नासा एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना सफल रहा। फिलहाल तो उनका यह मानना है कि मिशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा और उससे इस एस्ट्रॉइड को 30 मिनट डिले कर दिया है। यानी कि डिडीमोस नाम के जिस एस्ट्रॉइड का चक्कर लगा रहे हैं उससे यह 30 मिनट दूर चला गया है। और अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी साल 2024 में अपना एक फॉलोअप मिशन भेजेंगे जो बिल्कुल इसी तरीके का होगा, ताकि हम यह बात समझ सके या कि कैसे हम हमारे प्लेनेट को अंतरिक्ष से आने वाले खतरे यानी कि एस्ट्रॉइड से बचा सकते हैं।
और यह बस इकलौता ऐसा मिशन नहीं है, और भी ऐसे कई टेक्निकल्स हैं जिसके ऊपर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ताकि एस्टेरॉयड से बचा जा सके, जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। नंबर 1, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस। अगर किसी एस्टेरॉयड को धरती पे आने से रोकना है तो उसका काफ़ी अच्छा तरीका है उसे स्पेस में ही ख़त्म कर देना, और इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और इसे इस तरीके से करना है कि किसी और चीज़ को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, और इसी वजह से वैज्ञानिक अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे एक्यूरेटली एस्टेरॉयड तक भेजा जा सकता है। इस तकनीक से बड़े बड़े एस्टेरॉयड भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जो बचे हुए एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े होंगे वह फिर से धरती की तरफ बढ़ेंगे, और उससे कोई बड़ा खतरा तो नहीं होगा जिससे और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब एस्टेरॉयड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, हमारे पास कोई और चारा ना बचा हो। नंबर 2, काइनेटिक इम्पैक्ट। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एस्टेरॉयड को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसकी डायरेक्शन को इम्पैक्ट के जरिए बदल दिया जाएगा। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और चीज में पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी को एस्टेरॉयड में ट्रांसफर किया जाएगा। एस्टेरॉयड को धक्का लगेगा और वह अपनी डायरेक्शन को बदल देगा, जिससे वो पृथ्वी से टकराने से बच जाएगा। लेकिन यह सुनने में और एक्सप्लेन करने में जितना आसान लगता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि उसका डायरेक्शन ना बदले, और सबसे पहली बात कि यह वर्क करेगा, यानी कि हम किसी तरीके से काइनेटिक इम्पैक्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है जिस पर रिसर्च चल रही है। नंबर 3, एस्टेरॉयड ग्रेविटी अट्रैक्टर। यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे अब तक तो बस थ्योरी में ही समझा गया है। यह बड़े एस्टेरॉयड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यह एस्टेरॉयड को छुए बिना अपने डायरेक्शन से हिला देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर किसी चीज को घसीटता है, यह भी एस्टेरॉयड को घसीटेगा। लेकिन ग्रेविटी के पावर से एक टाइम पर 1 या 2 फिर उससे भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास भेजा जाएगा, और वह एस्टेरॉयड के सर्कुलर चक्कर लगाएंगे जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा, और उसके मदद से यह जो स्पेसक्राफ्ट है यह एस्टेरॉयड को उससे दूर लेकर चले जाएंगे। नंबर 4, फोकस्ड सोलर एनर्जी। H.J. मेलोस और वी नेम चीनी नाम के वैज्ञानिकों ने इस आइडिया को जाहिर किया था, जिससे वह कॉनकेव मिरर की ताकत से लाइट और सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट करके एस्टेरॉयड के एक हिस्से पर फोकस करेंगे, जिससे वह हिस्सा वेपराइज हो जाएगा, लेकिन इसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो एस्टेरॉयड को दूर धकेल देगा। इसलिए हमें इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितनी साइज की बहुत ही ज्यादा बड़ी कॉनकेव सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, जो कि सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके अच्छी तरीके से एस्टेरॉयड पर निशाना लगा सके, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस खर्च होंगे। नंबर 5, रैपिंग द एस्टेरॉयड। ये आइडिया इस लिस्ट में मौजूद सबसे ज्यादा सनकी आइडिया लगता है। इसमें सोलर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से एस्टेरॉयड को रैप करने की बात की गई है। आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि दूर से आते हुए एस्टेरॉयड को एक प्लास्टिक की थैली में रैप कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि यह प्लास्टिक नहीं बल्कि सोलर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होगा, जिसका इस्तेमाल अभी सैटेलाइट में किया जाता है। इसमें कुछ सैटेलाइट को इस रिफ्लेक्टिंग मटेरियल के कॉर्नर में बांध दिया जाएगा और एस्टेरॉयड को रैप कर दिया जाएगा। यह बस एक थ्योरी है जो कि इंटरनेशनल स्पेस कॉम्पिटिशन में दी गई थी, और इस आइडिया के लिए स्टूडेंट को इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी तरीके के बारे में बताया गया है यह सब थ्योरी या फिर एक बेसिक आइडिया है जो कि वैज्ञानिकों ने सोचा है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी इसमें कोई भी आइडिया पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर करें। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।